एक्टिंग ऑन एएनएस के अंतर्गत पारासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पारासिम्पैथोमाइमेटिक। पारासिम्पैथोमाइमेटिक का क्या अर्थ होता है? इसका पारासिम्पैथोमाइमेटिक का दूसरा भी नाम है कोलिनर्जिक ड्रग। इसका मतलब है इसका जो बेसिक जो मेन ड्रग है वो एसिटाइल कोलिन है, जो हम लोग सभी जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, इसलिए इसको कोलिनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है। पारासिम्पैथोमाइमेटिक कहने का मतलब ये है कि इसका इस चैप्टर के जो भी ड्रग्स हैं उनका एक्शन पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के समान होता है, इसलिए ये पारासिम्पैथोमाइमेटिक कहे जाते हैं। सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, जैसा कि इसमें शो किया गया है, कोलिन एस्टर, जिसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन और कार्बा। दूसरा है नेचुरल अल्कलॉइड्स, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल हैं पिलोकार्पिन, मस्केरिन। तीसरा है एंटी कोलिन एस्टरेज, इसके अंतर्गत सब डिवीजन है ए बी सी। ए में नेचुरल, जिसमें फिजोएस्टिगमिन इसका एग्जाम्पल है। दूसरा सिंथेटिक है, जिसमें नियोस्टिगमिन इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा इरिवर्सिबल है, जिसके अंतर्गत ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, जिनका प्रयोग जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। तो ये इंसेक्टिसाइड्स का पाराथायोन, मालाथायोन, ये सब इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इस चैप्टर के जो भी ड्रग्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिसेप्टर मेडिएटेड होता है। तो इसमें जानना है कि इसमें कितने रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर का क्या नाम है, कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के महत्वपूर्ण रिसेप्टर होते हैं, जिसका नाम है, यहाँ शो किया गया है, मस्करिनिक रिसेप्टर। जैसा कि इसका नाम है मस्करिनिक, मस्केरिन से बना है इसका नाम। और मस्केरिन जो है एक पौधा एमनिटा मस्केरिया नामक पौधे में पाए जाने वाले अल्कोलाइड होते हैं। तो इसका इस रिसेप्टर मेडिएटेड जो भी एक्शन होता है वो मस्केरिन के समान होता है, इसलिए इसका मस्करिनिक रिसेप्टर नाम दिया गया है। इस प्रकार के रिसेप्टर जो है मोस्टली स्मूथ मसल में पाए जाते हैं और हार्ट में भी पाए जाते हैं। तो जितने भी जैसे हार्ट के मसल्स हुए, स्मूथ मसल जो भी ऑर्गन जैसे आई में है, स्टोमक में है, इंटेस्टाइन में है, ब्रोंकाई में है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, यूरिनरी ब्लैडर में है, यूटेरस में है, स्प्लीन, सलेवरी ग्लैंड, आर्टियोल्स, स्किन वेसल्स, ये सारे जो हैं ये स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है मस्करिनिक रिसेप्टर। इस मस्करिनिक रिसेप्टर का सब टाइप भी होता है, M1 जो है M1, M2, M3। इसमें दो टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है, एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। बहुत सिंपल इसका अर्थ है, एगोनिस्ट का मतलब होता है वो ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के साथ संयुक्त होकर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो एगोनिस्ट कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो रिसेप्टर के एक्टिविटी को बाधित करता है, रोकता है, वो एंटागोनिस्ट कहलाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। दूसरा रिसेप्टर जो है निकोटेनिक रिसेप्टर कहलाता है। निकोटीन शब्द से बना है। निकोटीन हम लोग जानते हैं कि टोबैको में पाए जाने वाला अल्कलॉइड्स है ये, और इसलिए इसका नाम निकोटेनिक रिसेप्टर रखा गया है। और ये रिसेप्टर मुख्य रूप से जो है स्केलेटल मसल में पाया जाता है। अब हम इस चैप्टर के ड्रग्स का मुख्य फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसका क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन होता है। इस चैप्टर के जो भी ड्रग्स हैं
वो कार्डियक परफॉर्मेंस को कम करते हैं, माने कार्य प्रणाली, हार्ट के कार्य प्रणाली को कम करते हैं, डाउन करते हैं। जैसे कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर के ड्रग कम करेंगे, हार्ट रेट कम करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। दूसरा है जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जीआईटी ट्रैक्ट में स्मूथ मसल होते हैं, तमाम जितने भी हैं सारे स्मूथ मसल होते हैं, चाहे स्टोमक हो, इंटेस्टाइन हो। तो स्मूथ मसल के टोन, मोटिलिटी और पेरिस्टालसिस, ये एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। इस चैप्टर के जो भी ड्रग हैं उसमें वो टोन को बढ़ाते हैं, मोटिलिटी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाते हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं वो सभी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं, सभी ग्लैंड के सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं। तीसरा सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या एक्शन होता है इन ड्रग का। तो हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल मसल्स होते हैं और ब्रोंकियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है। तो जब ब्रोंकियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा तो ट्रैकिया का जो विंड पाइप है वो संकुचित हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, जिस चीज को कहा जाता है ब्रोंकोएस्पाज। इसके लिए मेडिकल टर्म है, टेक्निकल टर्म है ब्रोंकोएस्पाज, यानी ब्रोंकियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो विंड पाइप है वो नैरो होना, संकीर्ण होना, सिकुड़ जाना, जो कि ब्रोंकोएस्पाज कहा जाता है, और जिसके कारण ये एक डिजायरेबल एक्शन नहीं है, यूजफुल एक्शन नहीं है, इसलिए जो है ये जो है एज ए एडवर्स इफेक्ट इसको समझा जाएगा। और विशेष रूप से यहाँ एक्शन के आधार पर यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अगर ऑलरेडी वैसी बीमारी जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म ऑलरेडी पहले से है तो उस व्यक्ति विशेष यानी पेशेंट, मरीज को जो है इस चैप्टर के ड्रग्स नहीं देना चाहिए। जैसे अस्थमा, दमा में ऑलरेडी ब्रोंकोस्पाज्म की घटना होती है, तो इसलिए उसमें कंट्राइंडिकेशन होता है, यानी इस चैप्टर के ड्रग्स जो है वो वर्जित होता है। तो ये एक्शन के आधार पर ये याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट सिस्टम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत। तो यूरिनरी सिस्टम के यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग सभी जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ यूरिन जमा होता है, और जमा होने के बाद जो है वो यूरिन जो है टाइम टू टाइम बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है मिक्चुरेशन कहलाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, और इसके अंतर्गत जो मसल्स होते हैं वो डिट्रेशन मसल्स होते हैं, और इसमें जो ओपनिंग जो होता है वो स्फिंक्टर्स कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डिट्रेशन मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब स्फिंक्टर्स रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तो मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जमा यूरिन जो है बाहर निकलेगा, यानी यूरिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी, पेशाब त्यागने की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसको मिक्चुरेशन कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो इसका मतलब इस चैप्टर के जो ड्रग्स हैं वो मिक्चुरेशन नॉर्मल प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेंगे, फेवर करेंगे। तो ये यूजफुल एक्शन हुआ। नेक्स्ट आई के ऊपर इसका क्या होता है, आँख पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका इफेक्ट होता है। तो जितने भी इस चैप्टर के ड्रग्स हैं वो मायोसिस उत्पन्न करते हैं आँख पर। मायोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का सिकुड़ जाना, छोटा होना, और ये होता है आँख के चारों ओर जो स्मूथ मसल होता है, सर्कुलर मसल होता है। जब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पीपल सिकुड़ता है, और रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पीपल डायलेट होता है, मतलब फैलता है, विस्फारित होता है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि एक कैनाल होता है जिसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लिम। तो जो एंटीरियर आई में जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो एक्वस ह्यूमर कहलाता है।
तो जब एक्वस ह्यूमर का जमाव अ, उस चैम्बर में अत्यधिक हो जाता है और वो एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसको कहा जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोमा। यानी इसमें जो है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाना, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाना की जो प्रक्रिया होती है वो ग्लूकोमा का कंडीशन होता है। तो ये इस चैप्टर के ड्रग यहाँ यूजफुल इसका एक्शन है। इस चैप्टर के ड्रग जो है वो इस जो कैनाल जो होता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड एंटीरियर चैम्बर में जमा हो जाता है तो उस लिक्विड को बाहर निकलने के एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम है कैनाल ऑफ स्लिंग। तो ये ड्रग जो है इस ओपनिंग को फैसिलिटेट करता है ताकि जो है अगर एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो वो बाहर निकल जाता है, ताकि इसके अंदर का दबाव जो है नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार ग्लूकोमा के लिए जो है इस चैप्टर के ड्रग का प्रयोग चिकित्सीय रूप से किया जाता है। तो ये एक्शन जानना जरूरी है। लास्ट है स्केलेटल मसल पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो स्केलेटल मसल हम लोग जानते हैं कि इसका नाम है स्केलेटल मसल, इसका मतलब है कि ये स्केलेटन के साथ, बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। तो एक इसके प्रॉपर मूवमेंट होने के लिए स्केलेटल मसल के लिए एसिटाइल कोलिन का इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सांद्रता होना आवश्यक होता है। तो वो कंडीशन जिसमें कि स्केलेटल मसल के अंतर्गत एसिटाइल कोलिन की सांद्रता किसी कारणवश कम हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाता है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें कि वीकनेस महसूस होता है। स्केलेटल मसल का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वीकनेस महसूस होता है। तो चूँकि स्केलेटल मसल में निकोटेनिक रिसेप्टर होता है, तो ये इस चैप्टर के जो ड्रग हैं खास करके नियोस्टिकमिन, फिजोस्टिकमिन, ये जो है वो इस बीमारी में इनका चिकित्सीय प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है स्केलेटल मसल में एसिटाइल कोलिन के उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं, उनकी कमी नहीं होने देते हैं। तो इसलिए इनका ड्रग्स जैसे कि हम बताएं फिजियोस्टिकमिन, नियोस्टिकमिन, इसका प्रयोग जो है माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने स्टडी किया कि किस तरह से जो है विभिन्न सिस्टम पर इन चैप्टर के ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। अब इसका इसी एक्शन के आधार पर थेरेपेटिक यूज जो आसानी से याद किया जा सकता है। पहला ग्लूकोमा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोमा क्या होता है। दूसरा है एटोनी ऑफ ब्लैडर एंड कॉन्स्टिपेशन इन ओल्ड एज। एटोनी कहा जाता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर का नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं हो पाता है, जिससे कि मिक्चुरेशन, अभी हम जो डिस्कस किए, मिक्चुरेशन के मतलब पेशाब त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो वो एटोनी ऑफ ब्लैडर कहा जाता है। तो जैसा कि हम अभी एक्शन में बताए थे कि ये फैसिलिटेट करता है मिक्चुरेशन प्रोसेस को, पेशाब त्यागने की प्रवृत्ति को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, इसलिए जो है इसमें इसका चिकित्सीय उपयोग होता है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन, ओल्ड एज में चूँकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मोटिलिटी स्वाभाविक रूप से कम जाता है, तो जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकता है। तो ओल्ड एज में जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस स्केलेटल मसल के वीकनेस जिसमें एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और चौथा जो है एट्रोपिन पॉइजनिंग। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि एट्रोपिन जो होता है एंटी मस्करेनिक प्रभाव रखता है, तो इसका मस्करेनिक पॉइजनिंग के एज ए एंटीडोट इसका प्रयोग किया जा सकता है। खास करके इसका जो है फिजियोस्टिकमिन, नियोस्टिकमिन का प्रयोग जो है एट्रोपिन पॉइजनिंग, यानी जो पॉइजनिंग इफेक्ट एट्रोपिन का है एंटी मस्करेनिक प्रभाव के कारण उसको काउंटर एक्ट करने के लिए जो है
इस चैप्टर के ड्रग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन व एसिटाइलकोलिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसिटाइलकोलिन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस है, यानी ये फिजियोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पदार्थ है। तो जब बॉडी के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती है, चाहे ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, तो इसकी जो है इसकी हाइड्रोलिसिस, इसके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए व्यवस्था जो होती है, वो एक एंजाइम होता है जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम कहा जाता है। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइलकोलिन गेट हाइड्रोलाइज इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन। तो जैसे ही एसिटिक एसिड कोलिन में टूट गया तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। नेक्स्ट एंटीकोलिन एस्टरेज जो होते हैं वो इस जो अभी हम बता रहे थे जो एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इस एंजाइम को रोकते हैं। तो एंटीकोलिन एस्टरेज जैसे कि फिजोस्टिगमिन है, नियोस्टिगमिन है, ये एंटीकोलिन एस्टरेज के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है खास करके जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी, जिसमें एसिटाइलकोलिन की उपलब्धता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एसिटाइलकोलिन की वहाँ कमी है, एसिटाइलकोलिन की सांद्रता को वहाँ सुनिश्चित करना है, बढ़ाना है। तो इसलिए जो है यहाँ ये जो है इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से एसिटाइलकोलिन जो वहाँ मौजूद है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, और इस तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस में इसका यूजफुल प्रभाव होता है। लास्ट इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस और इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, जो एंटीकोलिन एस्टरेज के अंतर्गत हम लोग जो क्लासिफिकेशन में देखें कि लास्ट में जो था इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल जो होते हैं वो एज ए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इसका कोई भी मेडिसिनल प्रभाव, चिकित्सीय प्रभाव नहीं होता है। तो इनका जो है एज ए इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। तो अगर इंसिडेंटली या जानबूझ के या अनजान में अगर कोई भी व्यक्ति विशेष द्वारा ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस ड्रग को अगर अंतर्ग्रहण करता है, लेता है, किसी भी रूट से लेता है, तो उसके अंदर जो एक्यूट पॉइजनिंग का जो सिम्टम है वो निम्नलिखित है। मस्करनिक इफेक्ट, तो मस्करनिक इफेक्ट में मायोसिस, कॉन्जेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री डिफिकेशन, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मस्करनिक इफेक्ट की वजह से ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरा निकोटेनिक इफेक्ट की वजह से जो पॉइजनिंग का जो सिम्टम होता है वो फैटिक मतलब कमजोरी, थकावट, वीकनेस, सेम चीज, टैकिकार्डिया ये है। और सीएनएस प्रभाव के कारण जो है वो अटैक्सिया माने इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, कन्वल्जन, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, कन्वल्जन, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, ब्रोंकोस्पाज्म उत्पन्न होने की वजह से रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, और इसकी वजह से कोमा और इवन डेथ तक हो सकता है। तो ये था ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के साइन एंड सिम्टम पॉइजनिंग का। और इसका एंटीडोट है, चूँकि ये सब मस्करनिक प्रभाव की वजह से, तो एंटीडोट एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है जो कि एंटी मस्करनिक प्रभाव रखता है। तो उसके एक्शन को काउंटर एक्ट करने के लिए इसका एज ए एंटीडोट प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।